शॉर्ट टर्म वाले क्वेश्चन तो हमने पहले वीडियो में देख लिए थे। अब लॉन्ग टर्म अध्याय से एक क्वेश्चन आता है जो कि 4 नंबर के हिसाब से पूछा जाता है। इस बार के सिलेबस में 4 नंबर के क्वेश्चन आंसर हमारे लॉन्ग टर्म में रहेंगे। उस हिसाब से अध्याय 1 से अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला क्वेश्चन आने के चांसेस अच्छे हैं। हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि आता कैसा ये। किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र उत्पन्न करना है। अब एग्जाम में कैसा लिखना है उस चीज़ को देखते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे कि अक्षीय स्थिति होती कैसी है। विद्युतीय द्विध्रुव में उन दोनों को मिलाने वाली रेखा, ध्रुवों को मिलाने वाली रेखाओं को अक्षीय स्थिति में थोड़ा से आगे बढ़ाने पर जो बिंदु प्राप्त होता है उसे, उस बिंदु की स्थिति को अक्षीय स्थिति कहते हैं। ठीक है, अब इसको एग्जाम में कैसा लिखना है उसको देख लेते हैं। वह बिंदु जहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, द्विध्रुव को मिलाने वाली रेखा को आगे बढ़ाने पर इस बिंदु को प्राप्त किया जाता है। ये द्विध्रुव को मिलाने वाली रेखा है, इसको थोड़ा सा स्केल की सहायता से आगे बढ़ाते हैं तो यह एक बिंदु प्राप्त होता है। ये एक मैंने धन आयन के सापेक्ष लिया है तो मान निकालने में थोड़ा इजी पड़ेगा। आप ऋण आयन की तरफ भी निकाल सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होती। अब इस ध्रुव की मुख्य बिंदु से दूरी r है तथा दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी तो 2l है, जो मैंने तुमको द्विआघूर्ण की परिभाषा में पहले ही बता दिया था कि दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी 2l होती है। अब आगे देखते हैं क्या क्या लिखना है। ए भी एक ध्रुव है जिस पर आवेश की मात्रा +q -q है तथा दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 2l है। बिंदु O से r दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P स्थित है। इस बिंदु को मैंने P नाम दिया, जिस पर विद्युत क्षेत्र की क्या करनी है, तीव्रता ज्ञात करनी है हमें। अब आगे देखते हैं क्या लिखना है। बिंदु B पर एकांक धनावेश की कल्पना करते हैं। इस बिंदु पर मुझे एक आयन मानना है तो मैं एकांक धन आयन की कल्पना करता हूँ। तब बिंदु A पर स्थित धन आयन आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, इस बिंदु P पर क्या तीव्रता होगी उसका मान निकाला मैंने। तो E1 बराबर 1/4πε0 Q इंटू AP²। AP की दिशा में यह दिशा निर्धारित करेगी कि बल किस तरफ लग रहा है। अभी सदिश राशि होने के कारण इसमें दिशा दर्शाना ज़रूरी है, इसी वजह से E1 = 1/4πε0 Q। AP का मान हमने निकाला। AP का मान हम कहाँ से निकालेंगे, इससे। डायग्राम में हम देखते हैं A कहाँ है। A बिंदु Q आवेश के सापेक्ष है तथा बिंदु P पर भी Q आवेश उपस्थित है। ये भी धन आयन है और ये भी धन आयन है, जिसके कारण कि इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, अब इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है तो उसे कैसे ज्ञात करेंगे कि बिंदु O से A तक की दूरी को L तथा बिंदु O से P तक की दूरी कितनी है, R। तो L में से यहाँ तक की दूरी घटाएंगे तो इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात हो जाएगी, जिसको मैंने R - L से दर्शाया है। संपूर्ण दूरी बिंदु P से O तक की दूरी R थी और बिंदु O से A तक की दूरी L थी, 2L थे, तो दोनों में से आधा हिस्सा मानेंगे तो L ही होगा। R - L करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकलेगी, इन दोनों के बीच की दूरी, जो कि समीकरण नंबर 1 में हमने रखी, जिससे हमें पहला समीकरण प्राप्त हुआ। अब ऐसा का ऐसा बिंदु B के कारण इस आवेश पर जो बल लगेगा उसकी गणना करेंगे। इन दोनों के बीच में तो प्रतिकर्षण हुआ और इन दोनों के बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा। अब देखते हैं बिंदु B पर स्थित Q आवेश के कारण बिंदु B पर तीव्रता का सूत्र हमने अभी पढ़ा था। E2 बराबर 1/4πε0 Q की आवेश मात्रा, क्योंकि एकांक धनावेश उपस्थित है इसलिए Q, और यह इसकी दिशा होगी PB दिशा। अब PB का मान रखते हैं, जो कि वापस से डायग्राम से निकलेगा। बिंदु P से O तक की दूरी तो R है और O से B तक की दूरी कितनी है, L। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, इन दोनों की दूरी को जोड़ना पड़ेगा। तो BP की दिशा में क्या होगा, R + L का स्क्वायर। तब अब दोनों ध्रुवों के कारण इस बिंदु पर पड़ने वाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब वापस से हम चीज़ पर आ जाते हैं। तब परिणामी P पर तीव्रता कितनी होगी, E बराबर E1 - E2, जो हमारा पहला समीकरण प्राप्त हुआ E1 और दूसरा समीकरण जो प्राप्त हुआ E2। इन दोनों की परिणामी तीव्रता को हम क्या करेंगे, घटा कर निकालेंगे। तो E1 का मान मैंने रखा और वैसा का वैसा मैंने E2 का मान रखा। ठीक है, अब आगे की प्रोसेस हम आगे देखते हैं। E1 बराबर
जो चीज़ें मान रखने के बाद हमें प्राप्त हो रही थी उसमें से जो कॉमन निकल रहा था, एक स्टेप मैंने थोड़ी फॉरवर्ड की है, जैसे कि 1/4πε0 समीकरण नंबर 2 में प्राप्त हो रहा था और 1/4πε0 समीकरण नंबर 1 में भी प्राप्त हो रहा था। तो ये दोनों चीज़ें एक जगह से कॉमन निकल रही थी, साथ में क्यू भी कॉमन निकल रहा था, तो मैंने डायरेक्टली कॉमन निकाल लिया। तो q/4πε0 कॉमन था दोनों समीकरणों में, तो उनको कॉमन निकाला और बाकी के समीकरण को साथ में लिखते हैं तो एलसीएम निकाला हुआ है। ये दोनों समीकरण जब आप देखते हो तो इन दोनों में ये चीज़ें कॉमन निकल रही है। मैं क्या करता हूँ कि इनको साथ में लिखा हुआ था, इसके बाद की जो प्रोसेस है उसको एक अलग वे में लिख देता हूँ। क्या करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ q4πε0 कॉमन निकाला, अंदर कितना बचा 1/r - l का होल स्क्वायर माइनस 1/r+l का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों का क्या करना है, एलसीएम लेना है। अब मैंने एलसीएम लिया दूसरे पेज में, इन दोनों का एलसीएम लेने पर जो ऊपर से अंक संख्या कटती थी उसको मैंने काटने की कोशिश की। पहले कटने से पहले ये जो होल स्क्वायर का सूत्र होता है, अब होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये प्लस वाले के लिए, माइनस वाले के लिए a + b का होल स्क्वायर बराबर a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab, ये होता है माइनस के लिए। ठीक है, इन दोनों सूत्रों में से जो भी सूत्र लगता है वो दोनों को लगाया मैंने, r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर प्लस 2rl, और ये माइनस का चिन्ह वैसा का वैसा, मैंने इस माइनस के चिन्ह का ऑलरेडी इसमें गुणा किया हुआ है, एक स्टेप और फॉरवर्ड की है, जैसे कि r का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और फिर प्लस l का स्क्वायर, तो प्लस माइनस फिर से माइनस, फिर ये जो माइनस है ये वैसा का वैसा, उसके बाद ये जो चिन्ह आ रहा था इस माइनस चिन्ह के कारण, तो प्लस माइनस तो ये प्लस था तो ये लास्ट में आके प्लस हो जाता है, तो 2rl। ठीक है, अब समीकरण में जो भी चीज़ें कट रही थी उसको मैंने काट दिया, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया, l स्क्वायर से l स्क्वायर कटा, बचा कितना 2rl और 2rl, दोनों मिलके क्या बनाते हैं 4rl, और नीचे जो बनता था प्लस माइनस कैंसिल, तो a स्क्वायर और b स्क्वायर का सूत्र होता है a + b और a - b। ठीक है, अब यहाँ पर देखना कि इन दोनों का होल स्क्वायर कैसे हो गया, तो उसने है ना एक स्टेप फॉरवर्ड किया है स्क्वायर लगाकर, इन दोनों कंडीशन को उसने डबल बाय स्क्वायर लगा के किया है, तो दोनों कंडीशन में इस पे भी स्क्वायर आ जाएगा और इस पे भी स्क्वायर आ जाएगा, तो ये चीज़ें एक जैसी दिख रही है, तो उसने बस यही चीज़ की है, इक्वेशन तो वही रखी, बस मान थोड़े अलग अलग डिफरेंट किए हुए हैं, रूल तो वही था। अब इसमें होल स्क्वायर लगा हुआ है, देखो स्क्वायर के ऊपर भी स्क्वायर है, ये 1/4πε0 में जो q लिखा हुआ था उसका मैंने अंदर क्या किया, गुणा किया। ठीक है, और ये जो 4 था इसको मैंने सब्ट्रैक्ट कर लिया, मतलब कि दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया, तो 2 × 2qrl एक अलग स्टेप में लिखा और 2 अलग स्टेप में लिखा, इन दोनों को साथ में लिखोगे तो यही आएगा। ठीक है, ये जो q था ये इसको मैं अंदर ला के लिख रहा हूँ बस, और हम आघूर्ण के सूत्र से जानते हैं इसका मान P के बराबर होता है। P को हम कैसे दर्शाते हैं, विद्युत द्विआघूर्ण। ठीक है, इसको हम परिभाषा से देख सकते हैं, मैंने पहले वाले वीडियो में विद्युत द्विआघूर्ण की परिभाषा दी है, उसके मान से हमने इस मान को लिखा है। ठीक है, अब P बराबर कितना होता है, Q × 2L, तो मैंने इस Q × 2L की जगह मैंने क्या लिख दिया, P, R तो वैसा का वैसा था और 2 का 2 जो था उसको भी वैसा का वैसा लिखा, बस इस Q × 2L ये जो था इन दोनों की जगह 2Q × L, इन दोनों की जगह मैंने क्या लिख दिया, P, जो द्विआघूर्ण को दर्शाता है। ठीक है, अब जितना ईजी होना था उसको ईजी करके एक समीकरण प्राप्त हुआ, यही समीकरण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन ये खत्म होता है। थैंक यू।